Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu newspaper analysis for 4th of February 2022। 4 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि यूपीएससी करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो हमारी चल रही है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पुराने सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, आप उनको देख सकते हो। जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है और वो इस साल का एग्जाम दे रहे हैं या अगले साल का एग्जाम देना चाहते हैं, दे ऑल कैन ज्वाइन द सीरीज। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, प्लीज डू लाइक द वीडियो, लाइक जरूर करिएगा। आज अपन टारगेट बना रहे हैं 800 लाइक्स का। कल आप लोगों ने टारगेट पूरा करवा दिया था, तो जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, आई होप आप लोग लाइक करेंगे वीडियोस को। और 1 पर्सन 1 लाइक, सिंपल सी बात है, देखना है, लाइक करना है आप लोग को। आप बताइएगा कि आपने किया कि नहीं। हाँ नहीं लिख देना जरूर, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आप लोग करते हो कि नहीं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो आपको प्रीलिम्स में मदद देने वाले हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में से बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है? पहला ऑप्शन है, इट इज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन विच नो वन ग्रुप डोमिनेट्स द पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप compete with each other to influence policy। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन विच ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, यूजुअली दोज हु आर वेल्दी एंड वेल एजुकेटेड, इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तीसरा कह रहा है, इट इज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन विच citizens have the power to decide directly on policy and politicians are responsible for implementing these policy decisions। चौथा है, it is a model of democracy in which citizens are directly responsible for making policy decisions। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखो, स्टेटमेंट 1 कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटेस्ट क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर एंड लेसन्स एज यू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, एरियाज एट हाई एलिवेशन कंटेन्स ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन एरियाज एट लो एलिवेशन। तीसरा कह रहा है, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी लेवल इंक्रीजेस। चौथा कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस इज द क्वेश्चन। तीसरा सवाल, मैच द कॉलम है। आपको बताना, मैच द कॉलम नहीं, करेक्टली मैच्ड कौन कौन से पेयर्स हैं। पहला, वुलर लेक जम्मू कश्मीर। दूसरा है आसन बैरेज असम। तीसरा है लोनार लेक तेलंगाना। तो आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3 ओनली। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। आंसर्स तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। यही सब क्वेश्चन बाद में पूछे जाएंगे एग्जाम में आप लोगों से, और इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो पहला सवाल मैंने पूछा था कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है, तो इसका आंसर होगा सी। इट इज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जहां पे सिटीजंस हैव द पावर टू डिसाइड डायरेक्टली ऑन पॉलिसी एंड पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग दोज पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है ना। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो इक्वेटर पे क्लोजेस्ट रहती है और कम होती जाती है एज यू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट सही हुआ तो तीसरा स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होने पे बायोडाइवर्सिटी लेवल डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा, उल्टा है। और सेकंड स्टेटमेंट भी उल्टा है, इसलिए केवल पहला स्टेटमेंट ए विल बी द आंसर फॉर दैट। तीसरा सवाल मैंने पूछा था करेक्ट पेयर कौन सा है, तो याद रखिएगा लोनार लेक तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, इसलिए थर्ड तो गलत होगा ही होगा। थर्ड गलत हुआ। अब बचा 1, 1 and 2। आसन बैरेज भी असम में नहीं है, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में सही है। अब आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं जो आप मुझे बताएंगे कि आसन बैरेज कहां पे लोकेटेड है। सो कुछ आपका भी काम करना है ना, तो आसन बैरेज कहां पर है कमेंट में लिख करके बताना है ना। और जैसे ही आपने बता दिया लाइक भी कर देना उसी समय, ठीक है। आगे मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रूली डेमोक्रेटिक नेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ट्रूली डेमोक्रेटिक नेशन के? क्या इंडिया फुलफिल करता है सारे कैरेक्टर्स को ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन? तो आपको बताना है कि व्हाई इंडिया फुलफिल्स, और आर देयर सम कैरेक्टर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन दैट इंडिया डज नॉट फुलफिल। तो ये भी लिखना है आपको, लेकिन पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की डेमोक्रेटिक नेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज द मेंस क्वेश्चन। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। अब देखो, पहली जो न्यूज है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे मैंने आपको बताया था 2 फरवरी को हुआ था। उस दिन मैंने आपको बताया था कि 47 अभी तक हमारे रामसर साइट्स हैं ना, तो उसी दिन 2 साइट्स और जुड़े। फिर उन दोनों साइट्स के नाम याद रख लीजिएगा, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी इन गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। ये दोनों के नाम याद रखिएगा, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात की और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की। इन दोनों को भी रामसर साइट बनाया गया है। तो अब 49
49 रामसर साइट्स हो गई हैं। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी कहां पे है? गुजरात में है। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। इनको रामसर साइट्स बनाया गया है। अब इंडिया में जो है हाईएस्ट इन साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया की हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है वो इंडिया में है। और याद रखिएगा, इसी के साथ नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस भी लॉन्च की गई। नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस भी लॉन्च की गई। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, याद रखिएगा। फ्रेश वाटर वेटलैंड है जो कि कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ के नियर लोकेटेड है। एंड बेसिकली इट वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द क्रिएशन ऑफ अ बंड, यानी कि डाइक। 1920 में एक बंड का क्रिएशन हुआ था, उसके थ्रू ये बना था। एंड उस समय जो अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट थे वहां के, उनके द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है ना। द सेंचुरी इज नाउ पार्ट ऑफ मेरीन नेशनल पार्क जामनगर। जामनगर में मेरीन नेशनल पार्क है, उसका ये पार्ट है। एंड इट इज द फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क इन द कंट्री एज वेल। एंड द सेंचुरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। मैंने आपको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बताया ना, जहां पे बर्ड्स और ये उड़ते हैं, पूरा आते हैं सेंट्रल एशिया वाले रीजन से पूरा, तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहलाता है और उसका ही पार्ट है मेरीन नेशनल पार्क वाला रीजन भी। और दूसरा है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि एक फ्रेश वाटर मार्श है। एंड इट इज लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। देखो, कान बंद करो, आंख बंद करो और 2-4 बार अपने साथ ये नाम लो। देखो, ऐसी प्रोसेस होती है। जैसे मैं न्यूज एनालिसिस कर रहा हूं ना, आपको क्या करना है, पॉज करने का 2 मिनट तक आप अपने मन में एक मनन भी करिए। मनन करते जाएंगे ना तो आपको दिमाग में वो स्टोर होता रहेगा। जैसे आंख बंद करके बोलो कि भैया खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, चलो ये आपका गुजरात में है। फिर आपने बोला बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, चलो ठीक है आपका उत्तर प्रदेश में है। 4 बार बोलोगे अपने आप याद रहेगा। और ये जो सेंचुरी है वो 1980 में बनी थी। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन, इट्स एन इको सेंसिटिव जोन, ये भी याद रखेगा। दूसरा जो न्यूज है वो सैफरन बाउल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। सैफरन बाउल प्रोजेक्ट है ना, और ये सैफरन बाउल प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नेक्टर नाम की एक बॉडी है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। इसके अंतर्गत सैफरन बाउल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है और इसमें अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर सैफरन कल्टीवेशन, ठीक है ना। सैफरन बाउल बनाना है इंडिया को, और उसमें कुछ, जैसे आपको पता है सैफरन के लिए जो सबसे फेमस स्टेट है इंडिया में वो जम्मू कश्मीर है ना। केसर, सैफरन हम बोलते हैं ना सबसे ज्यादा। इनफैक्ट मतलब कि सैफरन की तो बहुत अच्छी चाय भी बनती है, बहुत कश्मीरी कहवा में डलता है केसर वेसर आपका, तो ये आपको सब पता होना चाहिए। सैफरन बाउल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका जम्मू कश्मीर। अब इसी में 1-2 लोकेशन अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की भी सेलेक्ट की गई है फॉर द सैफरन कल्टीवेशन। तो नेक्टर बॉडी है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, इसने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है फॉर सैफरन कल्टीवेशन। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर, आपको पता है पैम्पोर रीजन जो है, पैम्पोर रीजन जम्मू कश्मीर का, दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर। एंड अदर रीजन भी जैसे बुदगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जगह है, यहां पे भी सैफरन कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है। और 2020 में कश्मीरी सैफरन को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है। तो 2020 में ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है, ठीक है ना। अगली न्यूज है इंडियन डिप्लोमेट्स टू बॉयकॉट द बीजिंग गेम्स। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन हमने लिया है इंडियन डिप्लोमेट्स ने कि वो बॉयकॉट कर रहे हैं बीजिंग गेम्स का। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज ऑफिशियली और डिप्लोमेटिकली अनाउंस द डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ ओलंपिक गेम्स सेरेमनी। ओलंपिक गेम्स सेरेमनी का पहली बार हमने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। और ये क्यों किया है? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गेम्स। आपको पता होगा कि इस बार जो टॉर्च बियरर है ना, वो वही व्यक्ति है जो कि गलवान क्लैशेस में वहां का कमांडर था, चाइनीज आर्मी का पीएलए कमांडर था, जो कि गलवान क्लैशेस में जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, उस क्लैश का जो कमांडर था उसको टॉर्च बियरर। तो काफी पॉलिटिसाइजेशन किया चाइनीज ने। चाइनीज तो यार मतलब इतना मूड खराब किया ना, इतना मूड खराब किया कि अगर मिल जाए तो मुझे लगता है मैं अब आर्मी ज्वाइन करके क्यों नहीं चला गया वहां पर। मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा लगती कई बार, है ना। तो ये साले ड्रैगन ऐसे ही काम करते हैं। नाउ द यूएस, यूके, कनाडा, कुछ कंट्रीज और है जिन्होंने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक। ये कंट्रीज जिन्होंने ह्यूमन राइट्स कंसर्न, जिनजियांग और तिब्बत रीजन में जो ह्यूमन राइट्स कंसर्न है उसके कारण इसको बॉयकॉट किया है। ऑस्ट्रिया और स्वीडन ने इसका बॉयकॉट किया है कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण, एंड इंडिया ने किया है ड्यू टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द गेम्स, ठीक है ना।
याद रखेगा। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द थिंग। एंड इसके अलावा एक और नाम थे यहाँ पे, स्टेट ब्रॉडकास्टर जो दूरदर्शन है, उसने भी कहा है कि वो ओपनिंग और जो क्लोजिंग सेरेमनीज हैं वो नहीं दिखाएंगे। एंड केवल एक इंडियन एथलीट है उस जगह पे जिसमें कि स्कीयर आपके आरिफ खान इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट, है ना। ओनली वन इंडियन एथलीट स्कीयर आरिफ खान इज पार्टिसिपेटिंग देयर। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखेगा। और जो कमांडर है पीएलए का, की फबाओ इज द पीएलए रेजिमेंट कमांडर, जो कि जिसको कि मिलिट्री ऑनर दिया गया था गलवान क्लैश के टाइम, वो टॉर्च बियरर रहेगा, ठीक है ना, वो टॉर्च बियरर रहेगा। क्या ही बोलूं यार वैसे लोगों के लिए, है ना। चाइना वाइना के ऊपर कोई आपदा भी नहीं आती है कि साले वहां पे गेम ही ओवर हो जाए फिर इनका, है ना। नहीं तो ये इसी तरह परेशान करते रहेंगे, सिर्फ हमको नहीं सबको करेंगे। अगली जो न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं वो है सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ पंडित भीमसेन जोशी। तो अगर आपको पंडित भीमसेन जोशी के बारे में जानना है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, 100th बर्थ एनिवर्सरी अभी 4 फरवरी को, आज यानी कि 4 फरवरी को 100th बर्थ एनिवर्सरी है पंडित भीमसेन जोशी जी की। एंड इनके बारे में थोड़े से फैक्ट बताऊं तो इनको ऑनोरिफिक प्रीफिक्स पंडित का मिला है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका। तो पंडित भीमसेन जोशी कहां के हैं? कर्नाटका के रहे हैं। एंड ही इज फ्रॉम द किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। आप सबको पता है कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के घराना है, तो आपके लिए एक दूसरा होमवर्क मेरा क्या हो गया, उसके 4 घरानों के नाम आप बताइए, कौन कौन से घराना है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के, कौन कौन से घराना है। केवल सर्च कर लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, केवल सर्च करना है। उसमें से एक घराना जो है वो किराना घराना है, किराना घराना है ना, किराने की दुकान वाला घराना नहीं है, किराना घराना इज समथिंग डिफरेंट। तो किराना घराना के बारे में आपको बताना है। और ये इसके अलावा जो और घराने हैं वो कौन कौन से घराने हैं, ठीक है ना। तो याद रखेगा कि जो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं वो इसी घराने से हैं। इसके अलावा पंडित जोशी बिलोंग्स टू मतलब कि ही इज वन ऑफ द नोटेड आर्टिस्ट फॉर कंसर्ट्स। और इनके कंसर्ट्स न केवल इंडिया में होते थे बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी होते थे। एंड ही वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया जिनके कंसर्ट्स एडवर्टाइज हुए थे थ्रू पोस्टर्स इन न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी तक में इनके पोस्टर्स और ये सब छपे हैं। एंड पंडित भीमसेन जोशी जो है काफ़ी पॉपुलर है। ख्याल म्यूजिक क्या है, आई थिंक ही इज़ नोन फॉर द ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग, है ना। ख्याल के लिए काफ़ी ज़्यादा नोटेड है। और डिवोशनल म्यूजिक, भजन और अभंगास जो हैं ये सब भी ये गाते थे। तो यू शुड रिमेंबर अबाउट हिम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। डज द बजट डिलीवर ऑन रिफॉर्म्स। तो ये ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं था। यहाँ पे जो बात चल रही है, दोनों जो संजय अहलूवालिया हैं या फिर जो आपकी श्रुति राजगोपालन है, इनका बात चल रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो डिबेट है वो ये है, जैसे अहलूवालिया जी का ये कहना है कि इन्होंने बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने इन्वेस्ट किया है, अच्छी बात है, ये है वो है। वहीं पे जो राजगोपालन का ये कहना है कि जो सोशल सेक्टर है, सोशल सेक्टर में हमने कम इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। यानी कि जो हेल्थ एजुकेशन या जो बच्चे थे या जो महिलाएं थी या जो इस तरह के जॉब क्रिएशन थे, यहाँ पे हमने कम इन्वेस्ट किया। सो दैट वाज द थिंग। तो ज़्यादा मेजर नहीं, जो हमने डिस्कस किया अभी तक की वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी बातें की गई हैं। आगे मैं और अच्छे से इसको बता दूंगा आपको, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ओवरवर्कड और अंडरस्टाफ्ड। एंड यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, उनकी जो ऑथराइज्ड सीट्स हैं उनसे कम अभी तक लोग वहां पे काम कर रहे हैं, इसलिए ओवरवर्क हो रहा है और अंडर स्टाफ की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। ओवरवर्क हो रहा है और अंडर स्टाफ की समस्या चल रही है, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली जैसे ये देखा गया कि जो उनको हर 2 घंटे में मैंडेटरी आधे घंटे का एक मतलब ब्रेक लेना बनता है। हर 2 घंटे में मैंडेटरी एक आधे घंटे का ब्रेक लेना बनता है, और वो भी वो नहीं ले पा रहे क्योंकि अभी जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की वो 3901 है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो पर्सनल्स इन्वॉल्व हैं वो केवल 3162 पर्सनल्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो वहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि ये बहुत एक बड़ा नंबर है, लगभग 19% का एक गैप आपको दिख रहा होगा। तो ये 19% का गैप वैसे देखने में भले छोटा लगे लेकिन काफी ज्यादा है ना। इट इज मच मोर देन इट इज डिस्प्लेड। तो वही वाली बात यहाँ पे ऑथर ने कही है कि भैया ये जो वैकेंसी है इसको आप
इसी तरीके से पूरा करो। यू शुड फिल दोस वैकेंसीज, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट ऐसी नहीं कि आप लगातार उनसे काम लेते रहो, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी काम है। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो एक फ्लाइट, दो फ्लाइट, ऐसे जैसा अभी इंडिगो के साथ होने वाला था ना कि दो फ्लाइट एक साथ क्लैश करने वाली थी, तो ये सब गलतियां जो होती हैं फिर बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के कारण ही होती है ना। तो ऐसी गलतियां ना हो, ये चीज़ें देखने के लिए हमको जो ऑथराइज्ड जो मैन पावर है वो लगानी चाहिए, है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसी में आगे मैं आपको और एक चीज बता दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम आया है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहली चीज आप लोग लिख लीजिए, ये चीज यहाँ पे लिखी नहीं है, देखो मेरे को क्या है, कुछ चीजें मेरे को ऐसे भी याद आती हैं जो मैं आपको अलग से बता दूं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको लिख लीजिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी मैंने बोला जैसे ही, इसका मतलब है कि ये किसी एक्ट के थ्रू बना होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, एक्ट के थ्रू बना होगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1994 में। देयर वाज अ एक्ट इन 1994 जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 बोलते हैं, उसके थ्रू ये आया था। और ये बॉडी बनी कब है, तो ये बॉडी का फाउंडेशन हुआ है 1 अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 अप्रैल 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। 94 में इसका एक्ट आया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, और 1 अप्रैल 1995 में इसका फॉर्मेशन होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसके पहले भी एक बॉडी चल रही थी, ऑलरेडी इसके पहले एक बॉडी चल रही थी जिसको हम मतलब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के नाम से इसकी बॉडी थी, और सिविल एविएशन के अंतर्गत ही आता ही है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए चीज। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, बहुत ही आसान चीज है, ये तो सबको पता है कि कहां पे इसका हेडक्वार्टर होगा। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके पास जो इट कम्स अंडर द ओनरशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये किसके अंदर आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो दिस कम अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ओवरऑल ये आता है। तो सारी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और लगभग अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो लगभग 137 एयरपोर्ट्स हैं जो कि AAI मेंटेन करता है, जिसमें से लगभग कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 137 के आसपास एयरपोर्ट्स मैनेज करता है ये, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 इज सेट फॉर लॉन्च इन अगस्त। अब अगस्त में चंद्रयान 3 जो है वो सेट है लॉन्च होने के लिए, ठीक है ना। तो चंद्रयान 1 आपको पता होगा कि 2008 में मिशन गया था, चंद्रयान 1 जो गया था मिशन 2008 में गया था। फिर 2019 में हमारा चंद्रयान 2 मिशन गया था, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बैक हिस्ट्री भी दे दूं कि सबसे पहले जो चंद्रयान 1 था वो 2008 में गया था। फिर 2019 में आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 गया था, जिसमें हमारा विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, है ना। दैट वाज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। एंड जो मेजर ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 2 का, दैट वाज टू स्टडी द वेरिएशन इन लूनार सरफेस कंपोजिशन, यानी कि लूनार जो सरफेस है, याद रखिएगा चंद्रयान 2 का मैं बात कर रहा हूं। चंद्रयान 2 का जो मेजर एम था वो क्या था कि लूनार सरफेस में जो कंपोजिशन है उसमें क्या वेरिएशंस आते हैं, क्या उसका कंपोजिशन है, क्या उसके वेरिएशंस हैं। दूसरी चीज एबंडेंस ऑफ लूनार वाटर। हमने जो चंद्रयान 2 भेजा था ना, वो एक और चीज थी लूनार वाटर की खोज के लिए हमने भेजा था। तो बेसिकली दीज वर द एम्स ऑफ चंद्रयान 2। लेकिन थोड़ा सा वो विक्रम लैंडर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण से वो थोड़ा सा विफल रहा। अब इस साल इसरो अगस्त में इस साल चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च होने वाला है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर इंडिया एज वेल, है ना। और ये 2022 अगस्त में लॉन्च होने वाला है चंद्रयान। इसरो इसको ऑब्वियसली बात है, इसरो इसको कर रहा है प्लान। एंड जो रॉकेट जिसके थ्रू ये जाएगा वो GSLV Mark 3 के थ्रू जाएगा, GSLV Mark 3 के थ्रू ये जाएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे देखो, चंद्रयान 3 मिशन इज अ फॉलो अप ऑफ चंद्रयान 2 विच इज एम्ड टू लैंड अ रोवर ऑन द लूनार साउथ पोल। तो लूनार साउथ पोल बेसिकली दैट इज एम्ड एट दैट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। GSLV Mark 3 जैसा कि मैंने आपको बताया, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 रहेगा, है ना। ये आपको याद रखना है। पिछली बार गड़बड़ी ये हुई थी कि जो कंट्रोल लैंडिंग होनी थी वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई थी, है ना। दैट वाज द थिंग। एंड प्रज्ञान रोवर था, एंड यहाँ पे दैट वाज द थिंग विच वाज देयर, जो इशू आ गया था। लेकिन अब ठीक है,
है ना। अगर वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता ना तो इट वुड हैव बीन द फर्स्ट टाइम अ कंट्री लैंडेड इट्स रोवर ऑन द मून इन इट्स मेडन अटेम्प्ट। तो पहली बार होता कि कोई कंट्री ने मेडन अटेम्प्ट में कर दिया है। तो अब ठीक है, जो गलती हुई वो हुई। अब चंद्रयान 3 जो है वो प्रोसेस में चल रहा है एंड अगस्त 2022 में ये लॉन्च जो है वो होने वाला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। काफी डिटेल में हम देखेंगे द नीड टू बूस्ट द लेबर इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे ये पूरा जो एक्सप्लेनर सेक्शन है बहुत ही प्यारा आया है और यहाँ पे बात की गई कि इस बार बजट में क्या किया गया क्या नहीं किया गया। सबसे पहले ऑथर ने बात की, देखो बजट में दो चीजें हमने देखी हैं। बजट में दो, लिख लो इसी तरीके से, बजट में दो चीजें देखी। एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन का भी पार्ट था इसमें, फिस्कल कंसोलिडेशन का भी पार्ट देखने को मिला, और दूसरी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है आप सबको पता है ना। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को अपने लिमिट में रखती है, मतलब कम करने की कोशिश करती है। व्हेन द गवर्नमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर देन दैट इज नोन एज योर फिस्कल कंसोलिडेशन। और ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने ना पाए, बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ ना जाए। इस कारण से क्या किया जाता है? फिस्कल कंसोलिडेशन किया जाता है। अब देखो गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे किया, तो ऑथर का यहां पे जो प्रॉब्लम है वो ये बोल रहा है कि इस बार जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करके किया जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करके किया जा रहा है। रेवेन्यू, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपका बढ़ा दिया गया है, तो डिक्रीज क्या किया गया? डिक्रीज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया है। तो ऑथर का ये कहना है कि जो रिडक्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिक्रीज होना मतलब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का डिक्रीज होना, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का डिक्रीज होना मतलब कि सब्सिडीज में डिक्रीज देखने को मिलना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में डिक्रीज देखने को मिलना, एग्रीकल्चर में डिक्रीज देखने को मिलना, सोशल सेक्टर में डिक्रीज देखने को मिलना। तो ऑथर ने कहा कि जो आपने फिस्कल प्रूनिटी या फिस्कल प्रूडेंट जो प्रूडेंस दिखाया है वो पूरा का पूरा आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाया है, जो कि सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि सब्सिडीज से रिलेटेड है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। एंड ओवरऑल अगर आप ये चीजें रिड्यूस करेंगे तो आप ओवरऑल डेवलपमेंट जो होने वाला था वो मिस कर जाएंगे। एंड आप इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं? आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट ना करके आप जो दूसरे रिसोर्स जो कि ह्यूमन खुद कंट्रोल करता है उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज इज रॉन्ग, क्योंकि जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है वो किस में जा रही है? वो पूरी की पूरी जा रही है आपके इस, जैसे अगर आप देखें एलोकेशन देखें तो सोशल सर्विसेज में एलोकेशन पिछली बार 2,32,000 का था, अब वही हमको 2,26,000 का दिख रहा है। मेडिसिन एंड हेल्थ तक में देखो आप घटोतरी आपको देखने को मिलेगी, रूरल डेवलपमेंट में आपको घटोतरी देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज में आपको घटोतरी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है भाई? इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रूडेंस अगर दिखाना है तो दैट इज द थिंग। और दूसरी चीज अगर आप वहीं पे जो कॉर्पोरेट टैक्सेस देखो तो कॉर्पोरेट टैक्सेस में गवर्नमेंट कंसेशन देती है। तो ऑथर का कहना है कि भाई कॉर्पोरेट टैक्सेस को आप कंसेशन क्यों दे रहे हो? जहां पे आपको कंसेशन नहीं देना चाहिए वहां आप कंसेशन दे रहे हो, जहां पे आपको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए वहां पे आप उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज नॉट हैपनिंग एंड दैट इज नॉट हैपनिंग वेरी करेक्टली ऑल्सो। तो पूरा का पूरा जो प्रूडेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाया गया, यानी कि वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में दिखाया गया। एंड ये सारी चीजें जो है बेसिकली वो आपको देख, और ये वही चीज यहाँ पे देखो, शार्प इंक्रीज इन प्रॉफिट, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। और पैंडेमिक में भी कॉर्पोरेट्स को ही फायदा हुआ है, गरीब तो और गरीब ही हुआ ना, अमीर और अमीर हो गया। तो ये सारी कहीं ना कहीं बजट मिस कर गया अपॉर्चुनिटी को, दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। और एक मूवी के बारे में आज ऑथर ने बताया कि जो मूवी आप देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिटीजन अबव सस्पिशन। तो ये मूवी मैं आज देखने वाला हूं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिटीजन अबव सस्पिशन। और ये अच्छा है, फ्राइडे को ये एक मूवी बताते हैं। ये 1970 की मूवी है, डिस्टोपियन मूवी है, जिसमें द मूवी प्रेजेंट्स अस a dystopian world where every person is a suspect and possibly an enemy not only of the state बट ऑफ द इंटायर सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पे एक मूवी ऐसी है जो डिस्टोपियन मूवी है, 1984 टाइप की मूवी होगी, जहाँ पे हर व्यक्ति को स्टेट का एनिमी माना जाता है और हर व्यक्ति के ऊपर एक सस्पिशन, एक शक की निगाह से देखा जाता है। तो एक इंस्पेक्टर है जो कि सिक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एंड अथॉरिटेरियनिज्म को एक बीमारी के रूप में बताया गया कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अथॉरिटेरियनिज्म और डिस्पोटिज्म एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो ये मूवी अच्छी है, मैं देखूंगा आज। आई होप आप लोग मत देखना, अगर एग्जाम करीब आ गया मैं तो देख सकता हूँ, मैं देख करके
आपको बता दूंगा कल स्टोरी कैसी थी, ठीक है ना। दैट इज माई, आई विल गारंटी टेल यू दैट. So that is it for the day. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. हाँ, एक बार मैं रिवाइज कर दूं क्या क्या मैंने बताया आपको. सबसे पहले हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और बात की. फाइनली यहाँ पे सजेशन ऑथर ने ये दिया था कि भैया आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि सोशल सर्विसेज में एक्सपेंडिचर बढ़े, लेबर इनकम बढ़े. बट आप तो मनरेगा में ही 25% का कट करके बैठे हो, तो लेबर इनकम बढ़ेगी कहाँ से, है ना. ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की. इसके अलावा हमने डिस्कस किया आपको चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बारे में. एक और लास्ट चीज़ कि WHO की एक साइट जो है ना, वो इंडिया का मैप शो करते समय बिना जम्मू कश्मीर और बिना अरुणाचल प्रदेश के. तो मेरे हिसाब से तो आप लोग एक बिल्कुल ट्विटर पे वो अपोज करिए इस चीज़ का, एंड WHO को अपनी गलती को समझाइए. तो साले ज़्यादा तेज बनते हैं ये लोग, है ना. वेरी पैथेटिक टू सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिसयूजिंग द डिस्प्यूट्स लाइक दिस. तो बहुत ही पैथेटिक है ये. आगे देखें, यहाँ पे हमने और डिस्कस किया भीम सिंह जोशी जी के बारे में हमने डिस्कस किया. इसके अलावा हमने सैफरन बाउल ऑफ इंडिया के बारे में बात की. इसके अलावा हमने वेटलैंड्स जो नए 2 बने उनके बारे में बात की. डिप्लोमेटिक बॉयकॉट के बारे में बात की. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात की. सो दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस